हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था मेजॉरिटरिज्म इन श्रीलंका, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि सिन्हाला स्पीकर्स जो है उन्होंने कितना ज़्यादा परेशान किया था तमिल स्पीकर्स को, एंड फिर किस तरीके से वहाँ पे सिविल वॉर हुआ था और क्या क्या चीज़ें हुई थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि बेल्जियम में क्या हुआ था। तो बेल्जियम का, जैसा कि आप सभी को याद ही होगा, बेल्जियम में डच पीपल ज़्यादा थे इन दी होल कंट्री, और जो कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स, उसके अंदर फ्रेंच लोग ज़्यादा थे और डच लोग कम थे, है ना। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे भी क्या मेजॉरिटरिज्म आया? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। बेल्जियम के अंदर एक अलग तरीके का प्रोसेस हुआ जो कि पावर शेयरिंग को अच्छे से दर्शाता है। तो चलिए हम देखते हैं। इस प्रोसेस को नाम दिया गया है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने कुछ डिफरेंट पाथ लिया। उन्होंने श्रीलंका की तरह मेजॉरिटरिज्म नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उनको समझ आ गया कि काफ़ी सारी रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है 1970 और 1993 के बीच में। तो इन्होंने क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1970 और 1993 के बीच में 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमने, आपको याद होगा, क्लास 9th में पढ़ा था। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाता है, ठीक है। जैसे लाइफ बदलती रहती है, जो चीज़ें हैं सब बदलती रहती है, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदला जाता है अगर लगता है कभी। 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया था एक तरीके से, ताकि सब लोग जो है एक साथ एक ही कंट्री में खुशी खुशी रह सके। तो क्या हुआ था, चार चीज़ें थी बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन की, और इन्हीं को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। तो सबसे पहला ये था कि इसमें नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, मतलब डच और फ्रेंच दोनों के जो मिनिस्टर्स होंगे ना, वो इक्वल होंगे नंबर में इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि हमारे अभी इंडिया की करेंटली बीजेपी है, ऐसे ही जो डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हो गए वो इक्वल हो गए इन दी सेंट्रल, और यू कैन से दी यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। काफ़ी सारे स्पेशल लॉज भी जो रिक्वायर्ड थे, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ दी मेंबर्स ये सपोर्ट के लिए, ठीक है। उनमें क्या हुआ था, देखो, सिंगल कम्युनिटी जो है कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी। अगर ऐसा नहीं है कि डच लोग ज़्यादा है तो वो कोई भी रूल बना देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। डच और फ्रेंच दोनों इक्वल थे नंबर में, एंड कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। और काफ़ी सारी पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी, और स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सबऑर्डिनेट का मतलब एक और मैं आपको बता सकती हूँ, अगर आपको सबऑर्डिनेट नहीं याद होता तो वो होगा आंसरेबल, ठीक है। आंसरेबल मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी स्टेप उठाती है तो इट इज़ नॉट दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट उससे सवाल नहीं पूछ सकती, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सवाल पूछते भी है तो स्टेट गवर्नमेंट उसे जवाब नहीं देगी। मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बना लिया जो उसको लग रहा है कि एकदम सही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं यार ये बेकार लॉ है, तो वो उसे कुछ कह नहीं सकती, ठीक है। ऑल्सो ब्रुसेल्स के पास एक सेपरेट गवर्नमेंट बनी जिसके अंदर दोनों कम्युनिटी की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुई। तो जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तुम भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर लो ब्रुसेल्स में, क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने भी पूरी कंट्री के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में डच लोगों ने कहा कि चलो भाई, फ्रेंच और डच दोनों सेम हो गए, ठीक है। ऑल्दो डच लोग ज़्यादा थे, उसी तरीके से ब्रुसेल्स में फ्रेंच लोग ज़्यादा थे, पर फ्रेंच लोगों ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, डच लोग और फ्रेंच लोगों की रिप्रेजेंटेशन इक्वल कर लो। अब क्या हुआ, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक नए तरीके की गवर्नमेंट बनी जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये लोगों ने इलेक्ट करी, ठीक है। डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग के लिए अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी, और ये वो सारे मैटर्स जो है सॉल्व करने लगी जो भी लैंग्वेज रिलेटेड या कल्चरल रिलेटेड या एजुकेशनल रिलेटेड होते थे। फॉर सपोज कोई भी लैंग्वेज रिलेटेड इशू है, या फिर कोई स्कूल बनाना है लैंग्वेज रिलेटेड, कल्चरल, कुछ भी,
चीज़ है, तो वो ये वाला गवर्नमेंट देखेगा। तो अब आप देख सकते हो, और काफ़ी लोगों को तो ये बेल्जियम का जो मॉडल है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। और जो लोग बेल्जियम में रह रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसे सोचना, पर इन अरेंजमेंट्स की वजह से बेल्जियम में सब कुछ बहुत अच्छा रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो एक फ़ोटो है ये यूरोपियन पार्लियामेंट है जो कि ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम के अंदर। अब यहाँ पे एक लड़की जो है एक सवाल पूछ रही है, व्हाट काइंड ऑफ अ सोल्यूशन इज़ दिस? आई एम ग्लैड आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से विच मिनिस्टर विल कम फ्रॉम विच कम्युनिटी। अब मुझे आप कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है। नेक्स्ट, सो यू आर सेइंग दैट शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अस मोर पावरफुल। साउंड्स ऑड, लेट मी थिंक। अब आप खुद सोचो, इसका मैं आपको एग्जांपल पहले भी दे चुकी हूँ। कोई ग्रुप प्रोजेक्ट स्कूल में बनाते हो, हर एक पर्सन को आप अलग अलग काम दे देते हो, अलग अलग ड्यूटी दे देते हो, एंड उससे क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट बढ़िया बन के आता है। इसी तरीके से पावर शेयरिंग से जो है हम और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। दोनों है डेमोक्रेसी। अब आप मुझे बताओगे कि बेल्जियम और श्रीलंका से आपको क्या समझ आया। बेल्जियम में लीडर्स ने रियलाइज़ कर लिया कि भाई कंट्री की यूनिटी तभी पॉसिबल होगी जब फीलिंग्स और इंटरेस्ट डिफरेंट कम्युनिटी और रीजन्स के समझे जाए। और ये श्रीलंका में जो है ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका में तो मेजॉरिटी कम्युनिटी ने अपनी डोमिनेंस दिखाई, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट अकोमोडेशन इन बेल्जियम वाज। दिस बेल्जियम मॉडल के जो पॉइंट्स है ना, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके अंदर आप ये 4 पॉइंट्स तो लिखोगे, ये 1 2 ये 3, ठीक है, और ये वाला 4 ये तो लिखोगे ही, साथ ही में क्योंकि 5 नंबर का आता है तो आप ये सब भी लिखोगे कि बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। so ध्यान रखना है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।